नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ऑल एग्जाम्स पीवाईक्यू पे मैं शुभम बरनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाम का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो भारत के संविधान का भाग 5 है। यानी इस क्रम में हमने भाग 1, 2, 3, 4, उसके पहले भारत का संवैधानिक विकास, संविधान की प्रमुख समितियां, अनुसूचियां, इन सब को पढ़ते हुए आज हम इस पड़ाव पर पहुंचे हैं, भारत के राष्ट्रपति पर पहुंचे हैं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और निश्चित तौर पर बहुत मजा आने वाला है। और जैसा कि हमने भारत के राष्ट्रपति के संबंध में जो इससे पहले आने वाला चैप्टर है, जो अध्याय है, उसको भली भांति पढ़ लिया है, तो आज हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं कि पहले हम चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न करते हैं। आज भी हम यही करने वाले हैं, यानी हम भारत के राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़े प्रश्नों को करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा हम सिर्फ प्रश्नों को हल नहीं करेंगे कि ये प्रश्न संख्या 1 है, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। कई बार ऐसा क्या होता है दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि एग्जाम के समय हमें दोनों वीडियोस देखने का समय नहीं होता। अब उस परिस्थिति में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि केवल क्वेश्चन ही कर लें। अगर क्वेश्चन के साथ एक छोटी सी सूक्ष्म व्याख्या भी हो जाए तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब सिर्फ हम ये नहीं करेंगे कि बस क्वेश्चंस करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, बल्कि हम छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ करते जाएंगे। मैं आपको ये भी कराता चलूंगा। तो चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के संविधान का भाग 5 जो है, इसकी शुरुआत करते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? कौन है जो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? चलिए आइए, पहला प्रश्न है ये, आप लोग आंसर दे सकते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र का प्रमुख है। भारत का राष्ट्रपति क्या है? गणतंत्र का प्रमुख है। सबसे पहले जान लीजिए, गणतंत्र या रिपब्लिक कहते किसको हैं? हमने ये इस चीज को कर लिया है। गणतंत्र या रिपब्लिक कहते किसको है? हम जानते हैं कि जो देश अपने प्रधान को, यानी अपने राष्ट्र के मुखिया को चुनता है, उसके द्वारा चुना जाता है, उसको हम, उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत क्या है? गणतांत्रिक व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि हमने अपने देश के राष्ट्रपति को चुना है। हमने अपने देश के राष्ट्रपति को चुना है। हम किस अर्थ में ब्रिटेन से भिन्न हैं? क्योंकि ब्रिटेन में भी वहां पर राष्ट्र का प्रधान वहां का राजा होता है। ब्रिटेन में भी 2 प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। प्रधानमंत्री वहां पर वास्तविक शक्तियों का स्वामी है, जबकि राजा क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख है। लेकिन होता क्या है कि ब्रिटेन में राजा का चुनाव नहीं होता, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब संवैधानिक राजतंत्र है। राजा वंशानुगत तौर पर, राजा या रानी वहां पर प्रमुख होते रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा? हम राष्ट्र के प्रमुख को चुनेंगे, इसीलिए हम क्या हैं? गणतंत्र है। गणतंत्र है। तो इस गणतंत्र का प्रधान कौन है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि आर्टिकल 52 जब आप पढ़ेंगे तो कहा गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसके में निहित होंगी? भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। और जैसा कि हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी पढ़ा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी कि हम डेमोक्रेसी तो हैं, लेकिन कैसी डेमोक्रेसी है? हम गणतंत्र भी हैं उसके साथ, यानी हम क्या हैं? गणतंत्र भी हैं। क्लियर है दोस्तों? इसी भारत के गणतंत्र का पहला राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। और भारत क्या है? एक गणतंत्र है। चलिए, विश्व का पहला गणतंत्र आप बताएंगे मुझे कौन सा है? विश्व का पहला गणतंत्र, फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। आपको इतिहास के पन्ने जब आप पलटेंगे, पीछे जाएंगे, तो आपको एक शहर का नाम मिलेगा। आपको यूनान जाने की जरूरत नहीं है। आपको यूनान में ग्रीक, एथेंस, मेसोपोटामिया या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप बिहार जाइए। बिहार का एक जिला है वैशाली। वैशाली इस पूरे विश्व का पहला गणतंत्र है। लिच्छवियों का गणराज्य था वैशाली, याद रखिएगा। विश्व का पहला गणतंत्र है, गौरव का विषय है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो हमने ये कर लिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। हाँ, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि वहां राजा चुना नहीं जाता, वंशानुगत तौर पे होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति क्या होता है? चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति पूछा है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। गलत है। क्यों?
क्योंकि भारत में भी राष्ट्रपति हैं, अमेरिका में भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन अमेरिका में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। वहां वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका का स्वामी कौन होता है? वहां का राष्ट्रपति होता है। जबकि हमारे यहाँ वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं और नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। इसलिए गलत हो जाएगा। अब इसका आंसर देखिए, ए सही है और आर गलत है, तो ये हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए प्रश्न संख्या 3 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जहाज उड़ गई। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। आपका कथन है ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एक स्टेटमेंट होगा, कथन होगा कि ये है, कोई स्टेटमेंट है, और कारण आर जो होगा ये वो साबित करने की कोशिश करेगा कि वो कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता। इसके कई कंडीशन हो सकते हैं। पहली कंडीशन कि जो स्टेटमेंट होगा और उसके बाद उसका जो कथन कारण होगा, रीजन होगा, वो उसकी व्याख्या कर भी सकता है, उसकी व्याख्या नहीं भी कर सकता है। दोनों अलग अलग सही हो सकते हैं, दोनों गलत हो सकते हैं, या दोनों में से कोई सही हो सकता है। देखिए यहां पर हम देख लेते हैं, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। हाँ, संघीय कार्यपालिका का मुखिया कौन है? भारत का राष्ट्रपति है। आर्टिकल 53 पढ़िए कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति क्या होंगे? संघीय कार्यपालिका के मुखिया होंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। गलत बात है दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? भारत एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबकी सीमा पर आरोपण लग सकता है, यानी राष्ट्रपति की शक्तियों की भी सीमा है। जब हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74(1) पढ़ते हैं तो वहां पर कहा गया है कि राष्ट्रपति किसके द्वारा कार्य करेगा? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। किसकी सलाह पर काम करते हैं? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। इसलिए यह कथन याद रखिएगा, यानी राष्ट्रपति के शक्तियों की भी सीमा है। यानी कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। तो इसमें हम मिलाते हैं, कौन सा है? ए सही है किंतु आर गलत है। सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये नहीं, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। पूछा कहां गया था? यूपी पीसीएस मेंस 2012 में आपको यह प्रश्न पूछा गया था। पहले मेंस के पेपर में भी यूपी पीसीएस में ऐसा एक ऑप्शनल ऐसा प्रश्न आता था, अब तो केवल लिखना ही है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो देखा जाए भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। 60वीं और 62वीं बीपीएससी लगातार पूछा गया है। बीपीएससी 62वीं बीपीएससी 2016 में, और उससे पहले 60वीं बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पीसीएस ने इसे पूछा है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं कैसे? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। यही सही है। मंत्रियों द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थों के द्वारा करते हैं। ये आर्टिकल में वर्णित है। ये क्या है? वर्णित है, तो यही सही होगा। सीधे स्वयं के द्वारा या अपने अधीनस्थों के द्वारा। अधीनस्थ कौन? मंत्रिपरिषद। अधीनस्थ कौन? कैग 148, अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी, यानी अपने अधीनस्थों द्वारा या स्वयं द्वारा करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न पर पड़ाव डालते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? ऑप्शन क्या है इसका? ये सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ द्वारा। यही ए इसका आंसर होगा। हमने अभी किया है इस प्रश्न को, ये शायद रिपीट हो गया 2 बार स्लाइड में। अगले प्रश्न पर, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी इन इंडिया? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? कौन है भाई? हमने अभी देखा था। क्या प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख है? नहीं, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां जरूर हैं, लेकिन वो कार्यपालिका के प्रधान नहीं है। विरोधी दल का नेता, इसका मतलब विपक्ष का नेता, ये भी कार्यपालिका के प्रमुख नहीं है। भारत सरकार के मुख्य सचिव, सेक्रेटरी जो है भारत के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है। कौन है? राष्ट्रपति हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। जिस प्रकार राज्यों की कार्यपालिका शक्ति कहा गया है राज्य के संबंध में, राज्यपाल में निहित होंगी, लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद कौन सा है ये? 53 है। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी, कार्यपालिका का प्रधान है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? अभी हमने देखा, अनुच्छेद 53 पे पड़ाव डालते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेते। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है।
केंद्र की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों कहां निहित है, राष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री में या फिर दोनों में? आप सीधे कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति में निहित है। UPRO मीन्स यानी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का जो एग्जाम होने वाला है 2021 के पेपर में यूपीपीएससी ने आपको ये क्वेश्चन चिपकाया था। तो आप सिंपल कहेंगे कि केवल एक। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास कार्यपालिका की शक्ति नहीं होती। सिंपल सी बात है। अगले प्रश्न पर आइए। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? समस्त कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती हैं। किसके में निहित होंगी? राष्ट्रपति में। अब यहां पर संसद में मत चले जाइएगा कि भारत की संसद तो संप्रभु है, तो भारत की संसद में कार्यपालिका शक्ति होनी चाहिए। नहीं, भारत की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में निहित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में समस्त शक्तियों का स्रोत कौन है, कौन भारत में समस्त शक्तियों का स्रोत है, तो अब वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समस्त शक्तियों का स्रोत भारत की जनता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ने आपको बनाया है। ये क्या है? पॉपुलर डेमोक्रेसी है, यानी लोकप्रिय संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न पर थे हम, भारत के संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। क्या संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं? सही है, कई बार रिवाइज हो रहा है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं, यह भी तो सही लग रहा है। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, बिल्कुल सही है। कथन और कारण देखना है कि क्या कारण कथन की व्याख्या करता है, दोनों को जोड़ के पढ़ते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं क्योंकि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने में संबंधित है। मुझे लग रहा है कि कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। दोनों सही है, अलग अलग सही है। क्यों? क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, क्योंकि कार्यपालिका शक्तियां सरकार के व्यवसाय चलाने से संबंधित है। दोनों सही है, लेकिन लिंक नहीं हो रहा है, यानी ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कारण ऐसा होना चाहिए जो ए की व्याख्या करे, दोनों अलग अलग सही हो तो फिर स्पष्टीकरण नहीं मानेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा आगे चलकर, जब व्याख्या करेगा भी, तो हम वहां पर ये लिंक बैठाएंगे कि ये कैसे होता है। वहां पर एक लिंक बैठाएंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह किसके लिए ये युक्ति प्रयोग हुई है? ये उक्ति किसके लिए? राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है मतलब सारे काम भारत के किसके नाम पे होते? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व उसके नाम पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर आप कोई भी काम करा रहे हैं, लेकिन राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है लेकिन नेतृत्व नहीं कर रहा। अब नेतृत्व का क्या मतलब है? प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व तो आप समझ गए, लेकिन नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेतृत्व कौन कर रहा है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? वास्तविक शक्तियां भारत के प्रधानमंत्री में निहित है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। किसके बारे में कहा गया है? राष्ट्रपति के विषय में कहा गया है। अगले प्रश्न पर जहां जुड़ाइए। आइए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अब हमने इतनी बात कर ली कि एक राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका की शक्तियां उसमें होंगी। आएगा कैसे? हमने ये भी देखा था कि ब्रिटेन में परंपरागत होगा, राजा होगा, वंशानुगत होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो निर्वाचन होगा, यानी इलेक्शन होगा। यानी किस प्रकार राष्ट्रपति आएंगे? इलेक्शन के थ्रू आएंगे। और किस प्रकार से इलेक्शन होगा? क्या प्रत्यक्ष? क्या आपने कभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिया है? नहीं दिया है ना। क्या लोकसभा के सदस्यों द्वारा उनका चुनाव होता है? सबसे पहले हम राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल देखेंगे। क्या देखेंगे? इलेक्टोरल कॉलेज देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों याद रखिए कि संविधान के अनुच्छेद 55 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात 55(3) में कही गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? 55(3) में कही गई है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होता है? एक निर्वाचक मंडल होता है जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। क्या होता है? शायद येलो कलर की ही सही है। निर्वाचक मंडल होगा, एक निर्वाचक मंडल होगा, यही राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। ध्यान से देखिए, हम इस निर्वाचक मंडल को पढ़ने जा रहे हैं जो अभी हमारे बहुत काम आने वाला है। निर्वाचक मंडल, चलिए देखते हैं क्या है निर्वाचक मंडल।
निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज। ये कौन सा अनुच्छेद है? हमने अनुच्छेद आपको कौन सा बताया था? 54 बताया था। कौन सा अनुच्छेद बताया था दोस्तों? याद रखिएगा, अगर आपने सही से पढ़ा हो तो हमने अनुच्छेद कौन सा बताया था? 54 बताया था। क्लियर है? अनुच्छेद 54 बताया था। क्योंकि इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं ताकि राइट विथ फाइन पेन ओनली। हाँ चलिए, इलेक्टोरल कॉलेज हम यहां से अब अगला देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है। कौन है इसमें? सबसे पहले लोकसभा के, ध्यान से देख लीजिएगा इसे, निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। मैं संपूर्ण सदस्यों की बात नहीं कर रहा, यानी ये आर्टिकल संपूर्ण सदस्यों की बात नहीं करता, जो निर्वाचित होके जाते हैं बस वही होंगे। उसके बाद विधानसभाओं, विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा कौन? भारत के जितने भी राज्य हैं वहां विधानसभाएं हैं तो उनके निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली, प्लस पुडुचेरी, पुडुचेरी की विधान, क्योंकि यहां भी क्या है? विधानसभा है, तो विधानसभा के निर्वाचित, क्लियर हो रहा है दोस्तों, सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये प्रावधान याद रखिएगा। कुछ भी यहां से उल्टा तो हमें कहना है कि वो नहीं होगा। यहां पर विधानसभा लिखा है, विधान परिषद का कहीं उल्लेख नहीं है। विधान परिषदों को कैसे राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार दिया जा सकता है? मान लीजिए दे दिया गया, यूपी में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है, यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में थी फिलहाल, स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब इन 6 जगहों पर विधान परिषद है। मान लीजिए विधान परिषदों को चुनने का अधिकार दे दिया गया है, तो बाकी राज्य क्या करेंगे? मुंह देखते रहेंगे? नहीं, विधान परिषदों को नहीं दिया गया है। तो चलिए, इन 4 प्रावधानों को याद रखिएगा। अब वापस लौटिए, हर जगह निर्वाचित लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अब आइए यहां पर, अब कहा गया है किस प्रकार चुनाव होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा नहीं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा नहीं। चुना कैसे जाता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। यहां पर थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। अब इन्हें कैसे चुना जाएगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, याद रखिएगा। यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही वोट दे रहे हैं और विधानसभा के, हम नहीं राष्ट्रपति को वोट देने जा रहे हैं। यानी प्रक्रिया क्या हो गई? अप्रत्यक्ष हो गई। क्लियर है? एनी डाउट? चलिए, तो यही पिछली प्रश्न का आंसर था, अप्रत्यक्ष मतदान से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। काफी टाइम लिया इसमें, लेकिन आगे के प्रश्न आसानी से होंगे। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, सही तो कह रहा है। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। एक निर्वाचक मंडल की बात कर रहा है, ठीक है। क्या निर्वाचक मंडल? जो संसद के दोनों सदनों, जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, सही तो ये भी कह रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है, स्पष्टीकरण है। यानी जो हमने पिछली कहानी स्पष्टीकरण की व्याख्या पर छोड़ा था वो यहां आ गया। अब जोड़ के देखिए कथन और कारण। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है क्योंकि एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलाकर बनता है, इसीलिए तो अप्रत्यक्ष है, वरना हम डायरेक्ट चुनते। ये कथन गलत कब होता? कारण गलत तब होता जब यहां पर लिख देता कि सभी सदस्यों से, नहीं, यहां पर क्या लिखा है? निर्वाचित। पन्ना पलटिए, आपको यहां पर दिखेगा निर्वाचित, ठीक है।
इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी भी जुड़ जाएंगे। और चलिए अब अगला पन्ना जोड़िए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष, गलत काटिए, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है ये। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, ये तो सही है। अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, ये भी सही है। खुला बैलेट, खुला ओपन बैलेट सिस्टम, इसके द्वारा नहीं। अभी पिछले पन्ने में जाइए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से हम चुनते हैं। मैंने पिछले पन्ने में कहा था अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, यानी एकल संक्रमणीय मतलब वरीयता देनी होती है। जैसे 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं तो वरीयता देनी होती है और उसी क्रम में उन्हें चुना जाता है। जब तक किसी एक व्यक्ति को 50% से अधिक, 50% + 1 वोट न प्राप्त हो जाए, तब तक चुनाव होता रहता है। प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, संसद का चुनाव, प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता, संसद के सदस्यों का चुनाव, उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। जैसे मान लीजिए 100 वोट हैं, अगर कोई 25 या 22 वोट भी पाए तब भी जीत सकता है। 22 वोट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि बाकी के अगर सारे लोग इससे कम हैं तो ये जीत जाएगा, भले ही 78 लोग इसे नहीं चाहते थे। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं, यानी 10 लोग दौड़ रहे हैं, जो पहले पहुंच गया वो जीत गया। कौन आपसे कितना पीछे था इससे कोई मतलब नहीं है, आपसे पीछे होना चाहिए। 21 कोई पाया होगा, कोई 20 पाया होगा, अगर 10 लोग भी आपके विरुद्ध खड़े हैं, अगर आप सबसे ज्यादा पाए हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में यह सिस्टम नहीं होता। राष्ट्रपति के संबंध में क्या होता है, ये प्रणाली चलती है जिसमें 50% + 1 सदस्य का मतदान पाना जरूरी होता है। चलिए, तो यहां पर हमने इसे देख लिया। अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे, भारत के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के, अभी पढ़ा है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। भाई राज्य विधान मंडल, यही गलत हो गया ना, यहीं पे चूक गए हम। कहां चूक गए? क्योंकि राज्य विधान मंडल कह रहा है, और जब विधान मंडल कहता है तब उसमें विधान सभा प्लस विधान परिषद दोनों आ जाती हैं, और विधान परिषदों को यहां पर क्या कर दिया गया है, अधिकार नहीं दिया गया है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भले निर्वाचित लिखा है फिर भी गलत हो जाएगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो आप कहिए सही तो है भाई। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही तो है। तो 1, 3, 4 देखिए किसमें आंसर है, 1, 3, 4 डी में है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा कब गया था? यूपी यूडीए की परीक्षा में पूछा गया था, 2001 और 19 में 2 बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान से करिए प्रश्नों को। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन है? हमने शुरू से ही देखा था, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं। पिछले पन्ने में जाइए, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं। क्या क्लियर है? क्लियर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब वापस लौटिए यहाँ पर, जब वापस लौटेंगे तो दिल्ली और पुडुचेरी, ये याद रखिएगा किस संशोधन द्वारा, 70, क्योंकि 69वां संविधान संशोधन जब आप बात करेंगे, 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 70वें में इनको राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का भी अधिकार दे दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो जल्दी से करते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सभी लिखा हुआ है, तो क्या सभी थे? नहीं थे, केवल निर्वाचित थे, गलत हो गया। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा लिखा है, वीएस सही है, क्योंकि विधान परिषद नहीं लिखा है और निर्वाचित लिखा है, यानी दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। विधानसभा और निर्वाचित दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य से क्षेत्रों यूटी के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी तो सही है। यूटी में जहां विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य, यानी दिल्ली और पुडुचेरी, सभी राज्यपाल एवं उपराज्यपाल, तो इनका क्या काम है? तो देखिए आंसर कौन सा होगा, 2 और 3 मिलाइए किस में होगा। इसके लिए आपको स्टार बनाया हुआ है, क्योंकि 2 और 3 तो होना चाहिए था, लेकिन यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, जबकि दिल्ली और पुडुचेरी कहना चाहिए, लेकिन विधानसभाएं तो 2 ही जगहों पर हैं, तो ये सही होना भी चाहिए था, लेकिन किसी कारण से यहाँ पर संसद के 2, 1 तो होगा नहीं और उसके बाद 4 भी नहीं होगा। अच्छा, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं?
तो भाई 1 और 2 तो 2 और 3 होना चाहिए था, लेकिन चलिए फिलहाल मुझे लग रहा है ये 3 को नहीं मान रहा है यहाँ पर, क्योंकि सभी संघ राज्य क्षेत्रों की बात कर दी गई। चलिए अगले प्रश्न पर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है? अब राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, वही तो पढ़ रहे हैं। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सही तो है। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दोस्तों सही है। राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य निर्वाचित, सभी का जो कोटा लगाया यहाँ पर, ये गलत हो गया, निर्वाचित, क्योंकि हम जानते हैं एंग्लो इंडियन सदस्यों की एक होती थी संख्या, लेकिन चूंकि फिलहाल सभी कह रहा है, इसलिए उस प्रावधान के अनुसार गलत है, क्योंकि एंग्लो इंडियन का प्रावधान भी तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिलहाल सभी कह रहा है तो नहीं मानेंगे। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, इतना सही है, एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी होंगे और ये भी होगा। यानी उपर्युक्त में बिहार बीपीएससी का है ये, और बीपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, 5 ऑप्शन देती है, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए तो फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? दोस्तों करिए, चलिए पढ़िए इसे। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। यानी पदस्थ राष्ट्र, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल पूरे होने से पहले पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला, मतलब समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है। अगला राष्ट्र पूछा क्या है आपसे, कौन सा सही नहीं है, याद रखिएगा, नहीं पूछा है, वरना ये नहीं कि आप सही मार के तुरंत निकल जाइए, जल्दी में चल रहे हैं। क्यों जल्दी में चल रहे हैं? नहीं पूछा है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं। ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। अनुच्छेद 56 जब आप पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 56, तो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में बात करता है, और ये कहता भी है, क्या कहता है, कि राष्ट्रपति की पदावधि उनके कार्यकाल से, चलिए प्रश्न देख रहे थे, तो पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि, हमने कहा था आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है, और वहां पर आपसे ये बात कही जाएगी कि राष्ट्रपति जिस दिन अपना पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 वर्ष हम कार्यकाल गिनेंगे, पद ग्रहण करने की तारीख से, और उससे पहले पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष, और राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक, कार्यकाल की समाप्ति तक वह पद पर बना रहेगा। मान लीजिए चुनाव नहीं होता, किसी समय चुनाव नहीं हो पाया है, तो ऐसा नहीं कि कार्यकाल समाप्त हो गया तो राष्ट्रपति हट जाएगा। जब तक अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति वही बने रहेंगे। तो इसमें गलत क्या है? ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित कर दिया जा सकता है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण कैसे होगा? मान लीजिए किसी एक सदन में, किसी एक राज्य की विधानसभा में विधानसभा नहीं चल रही हो, जैसे मान लीजिए किसी समय यूपी की विधानसभा नहीं हो। प्रावधान क्या है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है, निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, फिर भी चुनाव हुआ है, तो वो अमान्य नहीं सिद्ध होगा, याद रखिएगा। तो यही वाला ऑप्शन इसमें क्या होगा? गलत है, क्योंकि अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। गलत है, नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना कम से कम, राष्ट्रपति के उम्मीदवार, अगर आपको राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचन, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, तो क्या होता है? उम्मीदवार के प्रस्तावना के अनुसमर्थन के लिए सबसे पहले 50 प्रस्तावक होते हैं, वरना हर ऐरा गैरा कहेगा कि मैं भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, भले हार जाएगा लेकिन एक बार लड़ तो लेगा। यानी 50 संसद सदस्य इसके प्रस्तावक होंगे और 50 इसके अनुमोदक होंगे, तब जाकर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य बनेंगे। क्लियर है? तो ये तो होगी प्रक्रिया। तो 10 निर्वाचक, इसमें 50 नहीं है कहीं, क्योंकि यह प्रश्न पुराना है। 1997 के बाद ये प्रकृति बदल दी गई थी। पहले 10-10 थे,
लेकिन फिर लोग नॉन सीरियस हो जाते थे भाई, 10 मिलना आसान है, लेकिन 50 मिलना, 50 संसद सदस्यों का समर्थन मिलना मुश्किल है। तो आप 50 याद रखिएगा, 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में फिर इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल की बात आ गई। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य राज्य की जनसंख्या, अच्छा देखिए मत मूल्य वाला कॉन्सेप्ट आ गया। मैं आपको पहले ये क्वेश्चन करा देता हूं, किसका मत मूल्य है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य कितना होता है? इसके मत मूल्य बराबर राज्य की जनसंख्या बटा में राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 100। गलत हो गया, अगर यहां पर 1000 होता तो आंसर सही होता। अभी मैं इसे अलग करके आपको दिखाऊंगा। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा, मतलब संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या होगा जो वोट देगा राष्ट्रपति को? सभी निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का कुल मान निर्वाचित सदस्य संख्या की कुल संख्या बटे में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। ये सही है, ये सही है। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे, ये भी गलत है। कौन सा कथन सही है? केवल बी, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। आपको मैं यहां पर मत मूल्य से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं ताकि आपको जो मत मूल्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है वो नहीं हो। पहले हम देखेंगे राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या उस राज्य की जितनी क्या है? जनसंख्या है, ठीक है। बटा में विधान सभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। ये क्या है? एक विधायक का मत मूल्य है। ये एक विधायक का मत मूल्य है, इसे सही से पढ़ लीजिए। एक विधायक का मत मूल्य इज इक्वल टू राज्य की जनसंख्या, मतलब जिस राज्य के विधायक का मत मूल्य हम देख रहे हैं उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे में विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य जितने भी हैं, कुल निर्वाचित सदस्य, उनकी संख्या गुणे 1000, यानी ये इसका प्रावधान होगा विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालने का, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो जनसंख्या है हमेशा बदलती रहती है, इसलिए 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाएगा। 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाएगा, आगे ये क्वेश्चन आएगा। और 84वां संविधान संशोधन 2001 में कहा गया था कि 2026 तक अभी यही प्रावधान चलेगा। तो 1971 की जनसंख्या को क्या माना जाएगा? आधार माना जाएगा। अब एक संसद के सदस्य का मत मूल्य, और इसमें यह भी देख लीजिए हर राज्य के विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य अलग होगा क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग होगी। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे एक संसद के सदस्य, एक सांसद का मत मूल्य, क्योंकि सांसद का मत मूल्य क्या होगा? विधानसभा के सदस्य अलग होगा। सांसद जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, निर्वाचित हो, जो मतलब वोट देते हैं, सांसद का मत मूल्य जो इलेक्टोरल कॉलेज देख रहे थे बता में, इसका क्या होगा? देखिए दोस्तों, संसद का मत मूल्य कभी भी विधायकों से क्या होगा? अधिक होगा। कुल विधायकों का जितना भी मत मूल्य है, कुल विधायकों का मत मूल्य, कुल विधायकों का मत मूल्य बराबर बटा में लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अब इसको जरा सा आप लोग आराम से बैठकर ठंडे दिमाग से पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर एक बार बढ़िया नहीं पढ़ेंगे आप इसको तो आपके दिमाग में ये घुसने वाली चीज़ें नहीं है। बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन इसको रुक कर एक बार आप
पढ़ लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर यही इसका आंसर था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में आपको बताना है प्रत्येक एमएलए का वोट मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। अलग अलग होगा क्योंकि जनसंख्या से भाग दिया गया था, तो हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर संसद के सदस्य के मत मूल्य को निकालने के लिए क्या कहा गया था? विधायकों का कुल मत मूल्य बचा में संसद सदस्यों की संख्या ऐसे करके डिवाइड किया गया था। संसद सदस्य कहा गया था, यानी वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, इसका कोई मतलब नहीं है। 543 लोकसभा में बैठते हैं ना, प्लस 233 राज्यसभा में, इतना तो हम जानते हैं क्योंकि 12 इसमें भाग लेंगे नहीं जो मनोनीत होते हैं, और अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान ये खत्म है। तो ये कुल कितने सदस्य हो गए? 600, 700, कितने हो गए? 786। चलिए, तो इसमें आपको आंसर क्लियर हो गया। कौन हो गया? ए, केवल एक सही है, दो क्या है? गलत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह विधान परिषद का सदस्य हो। क्या हो? वह स्वयं प्रत्याशी हो, यह सब बात नहीं है। यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो, यानी वह विधान परिषद का सदस्य हो, क्योंकि मुख्यमंत्री दोनों सदनों से हो सकता है। तो अगर वो विधान परिषद का सदस्य हो तो वो वोट नहीं देगा, क्योंकि वहां पर जाकर पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि विधान परिषद का उल्लेख नहीं है, केवल विधानसभा की बात है, और मुख्यमंत्री दोनों सदनों से आ सकता है। तो इसका आंसर आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन पढ़ा करिए रुक के। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। इतना सही कह रहा है, यानी ये जो पूरा ये लिखा हुआ है ना, उसी को उसने पढ़ दिया, उसी को उसने पढ़ दिया है। इसको एक बार देख लीजिए रोक के, फिर वहां पर क्वेश्चन पे आइए, वो यही पढ़ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वर्तमान स्थिति 1997 में जनसंख्या के तात्पर्य से किस वर्ष की जनगणना की बात अभिनिश्चित जनसंख्या से है। यानी ये जो जनसंख्या की बात हो रही है यहाँ पर, ये किस वर्ष की जनसंख्या है? तो मैंने आपको 1971 यहाँ पर बताया है। 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा। एनी कंफ्यूजन नहीं है। मैंने आपको कहा था कि 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 84वां संविधान संशोधन 2001 इसे 2026 तक के लिए बढ़ा देता है फिलहाल। तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। मतलब उसके बाद ही अगली जनसंख्या तय की जाएगी कि 71 के बाद अब कौन सी जनसंख्या को आधार माना जाएगा। एक चैप्टर में मैंने डिटेल पढ़ाया है, तो यहाँ पर 2 बार पढ़ा रहा हूँ, तो ये दोहरा काम ही है मेरा। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में हमें विचार करना है। उसे भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, और उसे संसद के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पढ़ लिया क्वेश्चन आराम से? जी हाँ, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी करनी चाहिए, सही है। न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। अभी मैं राष्ट्रपति नहीं बन सकता इसके हिसाब से। आप देख लीजिए आपका क्या आंकड़ा है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। भाई संसद, यहाँ पर लोकसभा ज्यादा सही है, यहाँ पर लोकसभा लिखा होना चाहिए, लेकिन चलिए चल जाएगा। उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, ये दूसरी शर्त है। उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, यही गलत है। उसे नागरिक तो होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, नागरिक एक शर्त है। भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए ये आवश्यक नहीं है, भारत में जन्मा ये आवश्यक नहीं है, यानी यही गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। तो जन्म स्थान के आधार पर विभेद कैसे कर रहे हो? अगर वो नागरिक है तो भारत का नागरिक है, भले ही जैसे अमेरिका में क्या होता है ना कि अमेरिका के अगर आप नागरिक हैं, लेकिन अगर आपने ये नागरिकता बाद में हासिल की है, आपका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है, बाद में नागरिकता हासिल की है, तो अब आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, लेकिन भारत का बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जन्मना नागरिकता को आधार नहीं माना है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने की क्या है?
निरर्हताएं हैं। क्लियर है दोस्तों? राष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता, अगर आपसे कोई पूछेगा आर्टिकल तो आप कहेंगे राष्ट्रपति, नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता। क्या ये स्पष्ट दिख रहा है कैमरे में कि अर्हता किसमें आएगा? अनुच्छेद किसमें आएगा? 58 में। कहीं नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, अनुच्छेद 58 में आएगा दोस्तों। किसमें आएगा? अनुच्छेद 58 में आएगा। क्लियर है? तो चलिए फिर क्लियर है तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु राष्ट्रपति तो कोई बन सकता है, 35 साल का हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, प्लस भारत का नागरिक हो। यदि एक सांसद और लाभ के पद पर ना हो, और सांसद या विधानसभा का सदस्य होना लाभ का पद नहीं है, लेकिन शर्त क्या है? यदि सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहता है, चुनाव लड़ता है, तो होगा क्या? चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता त्यागनी होगी? नहीं, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता नहीं त्यागनी होगी। क्या आपने निर्वाचन के 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी? कि एक बार राष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति भी बने हुए हैं और 6 माह तक सदस्य भी बने हुए हैं, क्योंकि 6 माह बाद सदस्यता त्यागनी है, तो ये भी नहीं होगा। भाई 2 पद कैसे रहोगे 6 माह तक? निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़ देनी होगी। यानी सोचिए अपने लिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी है। अगर पहले ही चुनाव लड़ने से पहले सदस्यता का त्याग कर देते और राष्ट्रपति के चुनाव में हार जाते, तो इधर सदस्यता भी चली जाती और उधर राष्ट्रपति भी न बन पाते। यानी अपने लिए अच्छी व्यवस्था की किसने? भारत के महान नेताओं ने, कि निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। यानी जब निर्वाचित हो जाएंगे सदस्यता तब छोड़ेंगे, यही सही है। एक सांसद चुनाव लड़ सकता है, परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, गलत है। चुनाव लड़ सकता, भाई कहां लिखा हुआ है निर्वाचन की पद्धति में? वहां तो बस 35 वर्ष की आयु कह रहा है, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता जो आप 25 वर्ष होने के साथ ही पूरी कर लेते हैं। क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ने का पात्र होता है? भारत का राष्ट्रपति क्या एक बार चुनाव लड़ने का पात्र होता है? कहीं नहीं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 50 से 62 तक, 52 में पहली बार, 50 में तो पहले ही बना दिए गए जब भारत गणतंत्र बना, 52 में पहली चुनाव में जीते, 57 में दूसरी चुनाव में जीते, तो फिर एक बार तो नहीं होगा। क्या 2 बार चुनाव राष्ट्रपति बन सकता है? क्योंकि आज तक 2 बार राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं, उसके बाद तो कोई बना नहीं है। तो क्या 2 बार सही है? परंपरा के रूप में हमने 2 बार देखा है, लेकिन ये सही नहीं है। कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति चाहे तो कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में यह है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर है? राष्ट्रपति क्या होगा? पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, पुनर्निर्वाचन होगा, पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का अनुच्छेद 57 है, याद रखिएगा। ये सब वनडे एग्जाम्स में पूछता है, आप पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, पूछ सकता है, पीसीएस भी आपसे पूछ सकता है, कभी कभी हो सकता है आपके फैक्ट का टेस्ट ले ले, तो कितनी भी बार बन सकता है, क्योंकि पुनर्निर्वाचन का पात्र अनुच्छेद 57 में दिया गया है कि जितनी बार चाहो उतनी बार बनो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था करता है? भाई अभी तो देखा था, क्यों इतना जल्दी पूछ लिया? अनुच्छेद 57 सही आंसर। छत्तीसगढ़ पीसीएस ने हमारी बात सुनी और 2011 में इसे पूछा। चलिए अभी हमने पढ़ा था, अगले प्रश्न पर जहाज उड़ाते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो इस विवाद को कौन निपटाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? नहीं, चुनाव कराएगा। निपटाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, क्योंकि वो कौन सा न्यायालय है? संघीय न्यायालय है, संघीय न्यायालय है। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले किसी भी विवाद को निपटारा करने के लिए कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट है। ये इसका आर्टिकल अगर आप जानना चाहें तो बता देता हूं। अनुच्छेद 71(1) में वर्णन है कि सुप्रीम कोर्ट विवादों का निपटारा करेगा। कौन से विवादों का? राष्ट्रपति चुनाव के विवादों का। पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? क्लियर है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय है क्योंकि वो संघीय न्यायालय है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? संबोधित करके देव हैं। ये थोड़ा सा भोजपुरी में हो गया, लेकिन ये प्रिंटिंग की गलती है।
तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देवे हैं? चलिए यहीं से पढ़ लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देवे हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। क्लियर है? अनुच्छेद 56 का 1 जब आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 56 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। तथा 56(2) में यह बात तुरंत कही गई है कि उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। अब इतने डीप में जाकर आपको आर्टिकल का एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सोचिए, सुनिए कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको दिए? उपराष्ट्रपति को दिए, और उपराष्ट्रपति ने इसकी सूचना भारत के लोकसभा के अध्यक्ष को दी। किसको दी? लोकसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को इसकी सूचना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देते हैं कि भैया राष्ट्रपति प्रधान जा रहा है, छोड़ के पद क्या जा रहा है, छोड़ के पद जा रहा है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब कैसे हटा सकते हो भाई? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद की कौन हटा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री को इतनी शक्ति दे दोगे तो फिर तो चीजें गड़बड़ाने लगेंगी। तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटा सकता, ठीक है? तो फिर कौन हटाएगा? क्या भारत के लोकसभा के द्वारा हटाया जाएगा? अकेले लोकसभा के बस की बात नहीं है। क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा। तो कौन? संसद हटाएगी। कौन हटाएगा? संसद। कब हटाएगी? अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? 61। क्या लाया जाएगा? महाभियोग। महाभियोग यानी इंपीचमेंट लाया जाएगा। कहां से ली गई है प्रक्रिया? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग की प्रक्रिया। एनर्जी लेनी जरूरी है। चलिए, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा क्या कर दिया जाएगा? हटाया जाएगा। और आधार क्या होगा? संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण अगर राष्ट्रपति ने किया तभी, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि आप राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दो। संविधान का अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग लगाकर हटा सकते हो। और महाभियोग के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, यहां डिटेल नहीं बताऊंगा कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी एक सदन ला सकती है। जरूरी नहीं है कि लोकसभा, कोई सदन ला सकती है। लाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। 14 दिन पहले बताना पड़ेगा, 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। किसको? राष्ट्रपति को, कि हम आपको हटाने वाले हैं, उसका प्रस्ताव लाने वाले हैं महाभियोग का। और यह प्रस्ताव लाने के लिए भी ऐसे ही नहीं कोई मुंह उठाकर राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव ला देगा। जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों की क्या होगी? के समर्थन की आवश्यकता होगी। क्लियर है इतना? तभी आप वो प्रस्ताव लाएंगे। और महाभियोग की प्रक्रिया हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास जाकर देखिए, क्योंकि ये केवल क्वेश्चंस की क्लास है। हम यहाँ पर पूरा एनालिसिस नहीं करने जा रहे हैं। चलिए, फिर मतलब ही क्या रह जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। कौन सा? 61। बाकी 356 तो राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रपति शासन है। और अनुच्छेद 76 क्या है? 76, वो भारत का महान्यायवादी है। बचा 75, प्रधानमंत्री के पद की बात करेगा। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पूछा कहां था? उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006। आप पिछले प्रश्नों को भी देखते चलिए कि कहां पूछा था। बीपीएससी में पूछा था 2 बार, उससे पहला प्रश्न पूछा था आईएएस 2009 में पूछा था। तो आप मिलाते चलिएगा, ये नहीं कि मैं हर प्रश्न को पढ़ूं कि कौन कब आया है, तब आप क्लियर करें कि हाँ ये तब आया है। मिलाते चलिए यूपी पीसीएस के। और देखिए, जहां भी आपको आरओ के प्रश्न मिले, आप अपने आंख और कान दोनों को सतर्क कर लीजिए। चलिए, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया, उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, आप सिंपल इतना देखिएगा, प्रक्रिया यहां पर उत्तर बी होगा। अनुच्छेद 61 पहले सी लिख दिया गया है, बाद में बी, तो बी ही होगा। राष्ट्रपति को हटाने की वही महाभियोग की प्रक्रिया है। 61 में इसका वर्णन है। अगले आर्टिकल पर आ जाइए, अगले क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के दोनों में से कोई भी सदन जो चाहे राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकता है।
दोनों में से किसी भी सदन द्वारा। अभी तो पिछले पन्ने में हमने ये देखा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। अब अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? 6 माह। पढ़िए आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, थोड़ा सा मिस हो रहा है, कि राष्ट्रपति के कार्यकाल से 6 माह के भीतर, ये मतलब ये क्या होना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। रिक्त स्थान कितने में भर लेना चाहिए? 6 माह में। ठीक है, 6 माह में, याद रखिएगा ये आर्टिकल। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति है, कोई उपराष्ट्रपति है, ये इसे ऐसे कर लीजिए, ये थोड़ा सा सही कर दूं मैं, हाँ मिट गया, अब आ जाइए, फिर आ गया, चलिए कोई नहीं, अब आ गया तो आ गया। कोई उपराष्ट्रपति भी, जब देखिए भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कार्यभार कौन संभालता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति संभालते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन संभालता है, यही पूछ रहा है। जब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, CJI, सबसे पहले राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट, और वो भी ना हो तो CJI, और मान लीजिए किसी परिस्थिति में CJI भी ना हो तो कौन बन जाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब कहां के वरिष्ठतम न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट के। क्लियर है, मतलब सीनियर मोस्ट जज जो है। अब देखिए इस प्रश्न की तो बहार है, ये ऑफर में आया है। कितनी बार आया है? कोई भी एग्जाम छोड़ा है इसने? RO में आ गया 2014 में, UPPCS प्री में री एग्जाम हुआ था 15 में, वहां भी पूछा। राजस्थान PCS ने अपने राजस्थान ने 2007 में पूछा, UPPCS ने 1992 में पूछा, ये 2992 हो गया है, 1992 में पूछा। UPPCS ने मेंस में 2005 में पूछा, यानी ये प्रश्न थोक के भाव में आया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कथन, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्या यह सही है? क्या राष्ट्रपति को उसके पद के दौरान, उसके किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता? गलत है। आप कहेंगे कैसे गलत है, तो मैं बताऊंगा। कारण, राष्ट्रपति का पद, यह कथन हो गया, और यह कारण क्या बता रहा है कि राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर नहीं होता। भारत में क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। हमेशा याद रखिएगा, भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता है। जब संविधान की सर्वोच्चता है तो कहने के लिए थोड़ा ही है। कौन भारत में सबसे बड़ा होगा? सर्वोच्चता संविधान की होगी, कोई और नहीं होगा। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति के विरुद्ध आपने तो पढ़ा है, कहेंगे नहीं चलाया जा सकता। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करा दूं, यहां से देखिए, ताकि आपके डाउट्स क्लियर रहे। अनुच्छेद 361 पे चले आइए। अनुच्छेद 361 का एक है, ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति पर उसके कार्यकाल के दौरान भारत के किसी भी न्यायालय में उसके शासकीय कार्यों से विधिक उन्मुक्ति होगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल, दो लोगों को कह रहा है, राष्ट्रपति या राज्यपाल। क्या कह रहा है? इनको कह रहा है कि इनको अपने कार्यकाल के दौरान अपने शासकीय कार्यों के संबंध में, मतलब जो डिसीजन वो ले रहे हैं उसके संबंध में, व्यक्तिगत कार्य की बात नहीं हो रही, शासकीय कार्यों के संबंध में विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होगी। विधिक कार्यवाही से मतलब विधिक उन्मुक्ति होगी उन्हें, विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति। आसान भाषा में उनके विरुद्ध कोई मुकदमा ना चलेगा। ठीक है, लेकिन ये शासकीय कार्य है, तो क्या अगर दांडिक मामला हो, दांडिक मामला हो, 361 इसके लिए 2 आ जाइए। थोड़ा सा दोस्तों अगर इजाजत दें आप, तो मैं आर्टिकल क्लियर कर लूं, क्योंकि अगर मैंने आपको आर्टिकल गलती बता दिया तो फिर ये एक गलत मुद्दा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा एक बार आर्टिकल क्लियर कर ही लूं, ताकि चीज़ों को हम ठीक तरीके से करते हुए आगे बढ़ें और कोई गलती ना करें। तो दोस्तों ये आर्टिकल जहां तक है मैंने आपको सही बताया है, 361(2) के अनुसार ही है ये, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, 361(2) के अनुसार कोई दांडिक कार्यवाही है तो दांडिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होगी।
तो 61(2) में क्या हो गया, दांडिक कार्यवाही से भी उन्हें उन्मुक्ति है। लेकिन वहीं 361 का अगर 4 पढ़ेंगे तो 361 का 4 क्या कहता है कि सिविल मामले में उनके विरुद्ध कार्यवाही चलाई जा सकती है, लेकिन कार्यवाही चलाने से पहले उनके ऑफिस को 2 महीने पहले क्या करना होगा, बताना होगा, 2 months बिफोर उनके ऑफिस को कि हम आपके विरुद्ध सिविल कार्यवाही चला रहे हैं। किसके लिए, व्यक्तिगत कार्यों के लिए। ये दोनों है ना, ये भी व्यक्तिगत है और ये भी व्यक्तिगत है। दांडिक कार्यवाही तो नहीं चला सकते, लेकिन ये वाला चला सकते। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रश्न पर आइए। प्रश्न ने हमसे कहा था कि उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चला सकता। भाई ऐसे कैसे नहीं चला सकते, तो इसीलिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा इसका, इसलिए गलत है। छत्तीसगढ़ आयोग ने इस प्रश्न को पूछा था, कोई भी सही नहीं होगा। अधिकतर लोगों ने कथन सही मारा होगा और कारण गलत मारा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं कौन, मंत्रिपरिषद। सॉरी, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा का सत्र आहूत करना यानी बुलाना, सत्र का अवसान करना, विघटन करना, सत्र का आहूत करना और सत्र का अवसान करना, ये दोनों राष्ट्रपति के कार्य हैं। इसके अलावा लोकसभा को भंग करना यानी लोकसभा का प्राण ले लेना, मतलब अगली लोकसभा का चुनाव होगा भंग करने के बाद, ये किसका काम है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन, भारत का प्रधानमंत्री। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद डी, राज्यसभा, चुनाव आयोग, मुख्य न्यायाधीश, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश, आप कहेंगे मुख्य न्यायाधीश क्यों नहीं, भाई कार्यपालिका ये विधायिका का मैटर है ना, लोकसभा को भंग करना। और न्यायपालिका क्या है, स्वयं में एक अलग अंग है। सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका को क्या अधिकार है इस मामले में विधायिका में हस्तक्षेप करने का, यानी ये किसका अधिकार है, विधायिका का। चलिए, अनुच्छेद 50 पढ़िए, 50, विधानसभा कार्यपालिका का विधायिका से क्या किया गया है, अलगाव है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जा सकती है। ये कुछ राइटिंग में अंतर लगा मैंने, इसीलिए मैंने पिछला करके देखा। चलिए, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जा सकती है। सबसे पहले बात की जाए, किसकी बात कर रहा है, संयुक्त बैठक की बात कर रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, संयुक्त बैठक, अनुच्छेद क्या है इसका, याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 की बात कर रहा है। ये क्या हो रहा है, संयुक्त बैठक इसमें है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त बैठक में कौन लोग संयुक्त रूप से बैठते हैं, लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य। क्यों बैठते हैं, कोई बोन ऑफ कंटेंशन यानी विवाद का मुद्दा, कोई ऐसा मुद्दा जिस पे सहमति नहीं बन पा रहा है ये विधेयक पर, तो दोनों सदनों को कहा जाता है कि चलो आओ बैठ के बात करते हैं। तो कौन बैठाएगा, संघ का प्रमुख, ये कौन है, राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति बुलाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, 118 आर्टिकल 118(4) के तहत लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष इसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे इस संयुक्त सदन की। अगर ये ना हो तो कौन करेगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। वो भी ना हो तो कौन करेगा, राज्यसभा के उपसभापति तीसरे नंबर पर करेंगे। सभापति को नहीं मौका मिलता है क्योंकि वो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कहने का मतलब क्या था, आंसर पूछा था किसके द्वारा बुलाया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा, याद रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। क्या सही नहीं है, डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। राष्ट्रपति सदनों की चर्चा में भाग लेने क्यों जाएगा, नहीं लेता। वो संसद के प्रत्येक वर्ष, संसद के पहले अधिवेशन को संबोधित करता है और प्रत्येक नई चुनाव के बाद जो पहली बैठक में भी संसद के सदन को क्या करता है, संबोधन करता है राष्ट्रपति। लेकिन चर्चा में भाग नहीं लेते राष्ट्रपति, उनका दर्जा कहीं ऊपर है। वह संसद का एक संघटक भाग है, बिल्कुल सही है। भारत की संसद, अगर कोई आपसे पूछेगा, यू नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भारत की संसद अनुच्छेद 79 के तहत 3 लोगों से मिलकर बनती है। अब अनुच्छेद 79 के तहत जो 3 लोग होंगे वो कौन होगा, लोग नहीं, सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे कौन, राज्यसभा, और तीसरे नंबर पे कौन, लोकसभा। क्यों, क्योंकि इन दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक, मतलब जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना हो विधेयक नहीं बनेगा, कानून।
इसलिए संसद के कितने अंग? 3। कितने सदन? लोकसभा और राज्यसभा। सदन 2 है लेकिन अंग कितने? 3। क्लियर है? तो ये भी हो जाएगा। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। पूछा क्या है? कौन सा सही नहीं है? सही नहीं में पूछा है तो यही हमको गलत बताना था ना, तो यही गलत है। बाकी ये तो सही है, दोनों वर्ष भाग लेता है, ये तो मैंने शुरू में ही बता दिया था ऐसे ही। संसद का एक संगठक भाग है, हमने यहीं से देख लिया। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। अध्यादेश भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 अध्यादेश लाएगा। किन्हीं परिस्थितियों में मतलब कौन सी परिस्थिति में? जब संसद का दोनों सदन न चल रहा हो या दोनों में से कोई एक सदन न चल रहा हो और अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो तो अध्यादेश लाया जाता है। मैंने एक क्लास में बताया था कि अध्यादेश कैसे आता है। अध्यादेश का सबसे पहले वर्णन कहाँ किया गया है बताइए? पिछली क्लास में बताया गया था, बताऊंगा नहीं यहाँ पे। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, पढ़िए। राष्ट्रपति संसद का एक भाग है, अनुच्छेद 79 कहता है भाग है, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बनते। कारण भी सही है और कथन, दोनों कथन भी सही है और ये इसका स्पष्टीकरण भी है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर एक सही स्पष्टीकरण है। यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर है भी। यूपीपीसीएस मेंस 2007 में आपके सामने ये प्रश्न, अगर आप उस समय पेपर दे रहे होंगे तो आया होगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित, राष्ट्रपति के पास भेजा गया, उसने सिग्नेचर कर दिया, पारित हो गया। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, वही सिंपल आंसर हो गया। दोनों विधेयकों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास चला गया, उन्होंने अपनी सहमति दे दी। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह कौन सा मामला है? याद रखिएगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा डाकघर संशोधन विधेयक। 1986 में इसका प्रयोग किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। मैं एक क्वेश्चन का यहां पर आपकी एक व्याख्या पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में, पेप्सू किसको कहते हैं? पटियाला एंड पंजाब स्टेट यूनियन। इसके मामले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्यांतिक एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था, अर्थात स्पष्ट सहमति रोक लेने का प्रयोग था। जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। आत्यांतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होती है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉकेट वीटो। ये जो पेप्सू विनियोग विधेयक है ना, इसे 1954 में पहली बार जारी किया गया था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, लेकिन ये मंत्रिपरिषद की इच्छा पर होती है। जबकि डाक संशोधन विधेयक जो ये पॉकेट वीटो है, इस पर राष्ट्रपति को अधिक अधिकार है, इसीलिए इसका आंसर यही होगा। वीटो पूछा था तो पॉकेट वीटो को मारेंगे। ठीक है, क्लियर? सी आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पर चले आइए। ज्ञानी जैल सिंह, राजीव गांधी उस समय क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों में पारित बिल को अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 111 होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 108 क्या है? अनुच्छेद 63 में तो उपराष्ट्रपति का पद होगा। 63 में क्या होगा? उपराष्ट्रपति का पद होगा, उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 108 में क्या होगा? संयुक्त अधिवेशन होगा। 111 में क्या है? 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति को रोक लेगा अथवा विधेयक पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा देगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑल इज क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर लौटते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा, चलिए प्रश्न तो मिला 74 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? राष्ट्रपति के स्वविवेकी शक्तियां, यानी जिसका प्रयोग वो कैसे लेते हैं? अपने स्वविवेक से लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल को आराम से पढ़ लीजिए ताकि हम देख लें। आराम से पढ़िए, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। चलिए, पढ़ लिया? तब देखते हैं किस पर स्वविवेक है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति गलत, प्रधानमंत्री के कहने पर वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना सही है। अगर कोई आपत्ति है तो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति दी गई थी। 44वां संविधान संशोधन 1978, तो विधेयक को आपत्तियों सहित लौटा सकते हैं, तो ये सही है। विधेयक को रोक कर रखना, पॉकेट वीटो ज्ञानी जैल सिंह ने प्रयोग किया, विधेयक को रोक कर रख सकते हैं। क्षमा प्रदान करना,
क्षमा प्रदान करना, स्वविवेक की शक्तियां पूछा है तो क्षमा प्रदान करना भी अनुच्छेद 72 में, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्या है, स्वविवेक की शक्ति है। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन की सूचना जारी करना, गलत। संयुक्त अधिवेशन वो मंत्रिपरिषद के कहने पर, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के कहने पर ही जारी करते हैं। संसद को संदेश भेजना, ये भी उनकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है। तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कॉलेजियम द्वारा होती है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। तो क्या हो गया, 2, 3 और 4 मिलाइए किसमें है, 2, 3 और दोस्तों ये एक चीज थोड़ी सी गलती हो गई, यहां पर क्षमादान प्रदान करने की जो बात की गई थी, सॉरी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्षमादान का प्रयोग राष्ट्रपति अपने द्वारा नहीं करते, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया। क्षमादान का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करते हैं ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। आंसर में ये सही होगा, ये सही होगा। इसमें क्या था, न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाँ कॉलेजियम जरूर नियुक्ति करता है। कॉलेजियम क्या होगा, एक कॉलेजियम होता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के जज होंगे। अब कॉलेजियम इसकी सलाह राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उन्हें स्वीकार करते हैं, तो ठीक है 2, 3 और यहां पर यही मुझे गलत लग रहा था, संसद को संदेश भेजना, सॉरी 2 बार एक ही क्वेश्चन में गलती हुई, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर कोई एक ऑप्शन मिस भी नहीं था, फिर भी गलत हो गया, ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। फिर से देखिए इसे, इसमें ये वाला संसद को संदेश भेजना राष्ट्रपति की क्या है, स्वविवेक की शक्ति है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम के द्वारा होती है, इसलिए राष्ट्रपति के स्वविवेक नहीं है, तो 3 है इसमें। विधेयक को आपत्तियों के साथ वापस भेजना, सॉरी कई बार गलत करने के लिए, विधेयक को आपत्ति के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। उसके बाद है विधेयक को रोक कर रख सकते हैं, पॉकेट वीटो। संसद को संदेश भेजना, संसद को राष्ट्रपति संदेश भेज सकते हैं। देखिए अब आर्टिकल याद है, अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मतलब चीजों को मांग सकते हैं, तो ये वहां पर चीजें हैं। तो संसद को संदेश भेजना, थोड़ा सा ऑप्शन के कारण ये गड़बड़ी हो गई। चलिए, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, यानी स्वविवेक से कर सकते हैं। एक बार ध्यान से पढ़िए इसे, राजदूतों की नियुक्ति कर अपने मन से नहीं कर सकते कि जाओ तुम बुरुंडी, तुम नॉर्वे, तुम यूएसए के राजदूत बनोगे, एम्बेसडर बनोगे, ऐसे नहीं होगा। मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक है। विधेयकों पर स्वीकृति देना, विधेयकों पर स्वीकृति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, यानी इस पर सलाह लेना आवश्यक नहीं है। राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति, इस पे भी वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के द्वारा जब मतलब राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक देता है, राज्य का विधेयक, तो अनुच्छेद 201 के तहत वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है और इस पर निर्णय राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वास्तव में राष्ट्रपति नहीं मंत्रिपरिषद करती है। तो यहाँ पर विधेयकों पर स्वीकृति देना यही सही आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति ये भी नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना मजबूरी होती है। और लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को भंग कर सकते हैं कब, मंत्रिपरिषद के कहने पर ही। अगला, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना चाहिए, तो इसका आंसर है 6 सप्ताह। देखिए सबसे पहले संसद के 2 सदनों के बीच कार्यकाल कितना होता है, 6 माह, 6 माह होता है अधिकतम, यानी 6 माह अध्यादेश। और जब पहले दिन संसद की बैठक होगी, उस बैठक के 6 सप्ताह के बाद, 6 सप्ताह के भीतर उसे पारित करा लेना चाहिए, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। अधिकतम कार्यकाल पूछेगा तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह इस तरह हो जाएगा। तो यहां पूछा था राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, यानी 6 सप्ताह। अब आप यहां पर 6 माह मत मारिएगा, क्यों, क्योंकि ये रखने की बात कह रहा था, मैंने दोनों कारण बता दिए। 6 माह इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए संसद का कोई एक सदन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर दिया गया। अब अधिकतम क्या है कि अधिकतम 6 माह तक संसद की 2 बैठकों के बीच इससे अधिक गैप नहीं हो सकता, यानी अभी कोई विधेयक आ गया तो 6 माह बाद तो सदन की बैठक होनी ही है, और जब बैठक हो गई तो 6 सप्ताह के भीतर उसे रखना होगा पारित कराने के लिए। तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह अधिकतम समय है, और पहले कार्यकाल से 6 सप्ताह। क्लियर कर लीजिएगा, पिछले चैप्टर में पढ़ाया भी था। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की 280 के तहत इन्हीं के द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। योजना आयोग के अध्यक्ष, ये तो पद ही खत्म हो गया उपाध्यक्ष, लेकिन इनके द्वारा नहीं की जाती। योजना आयोग अब नीति आयोग है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, जो यूटीज का मुख्यमंत्री है संघ राज्य क्षेत्र का, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, थोड़ा जल्दी करते हैं दोस्तों, आइए।
निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। कौन सा अनुच्छेद? 76 के तहत। फिर से करते हैं इसको। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 के तहत राष्ट्रपति इनकी भी नियुक्ति करते हैं। एक राज्य का राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद को धारण करता है। मुझे इनका आर्टिकल याद नहीं आ रहा, राज्यपाल की नियुक्ति का आर्टिकल मुझे अभी याद नहीं आ रहा। 153 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां आई थी, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? यह अनुच्छेद 160 है। कौन सा है? अनुच्छेद 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 160 में ये क्या था? असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 160। यूपीपीसीएस मेंस 2007 में यह प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है, वही करते हैं। अनुच्छेद 75 याद करिएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत का राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राज्यपाल होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सर्वोच्च सेना का कमांडर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होंगी। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। और साथ में यह भी कहा गया है कि वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, तो यह भी सही हो गया। पूछा क्या था? कौन अधिकार नहीं देता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का। यह आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति देता है? तो परामर्शदात्री शक्ति का किसमें वर्णन है? 143 में राष्ट्रपति के परामर्शदायी शक्ति का वर्णन है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले पर परामर्श मांग देता है। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो परामर्श दे और चाहे तो न दे, इसके लिए स्वतंत्र भी है। एक चीज और याद रखिएगा, यदि कोई मामला संविधान के निर्माण से पूर्व का है और राष्ट्रपति उस पर परामर्श मांगते हैं, तो परामर्श देना सर्वोच्च न्यायालय की मजबूरी है। याद रखिएगा, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेशों का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना। शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। क्षमादान करना अनुच्छेद 72 में आता है। अध्यादेश 123 और उच्चतम न्यायालय से परामर्श 143। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक यानी कि स्टेट्यूलर, और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को कैसे हैं? राजनीतिक और नाम मात्र हैं। राजनीतिक और नाम मात्र हैं। इसके अलावा इसमें क्या है? राजनीतिक और नाम मात्र। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 और 4। औपचारिक है भाई, वो औपचारिक प्रधान ही तो है। इसके अलावा संवैधानिक और नाम मात्र है। राजनीतिक नहीं है, क्योंकि राजनीतिक प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री, इसलिए गलत हो जाएगा। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री, ये भी गलत हो जाएगा। औपचारिक है वो। इसके अलावा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी वही है, और नाम मात्र का हेड भी राष्ट्रपति ही है। तो इसका आंसर सी हो गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएं? किसको संसद के पटल पर रखवाएंगे? संसद के वित्त आयोगों की सिफारिश को, वित्त आयोग जो सिफारिश देती है, वित्त आयोग 280 के अनुसार कौन बैठाता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के सिफारिशों को संसद के पटल पर रखवाने, संसद के पटल पर रखवाने की, लोकसभा के पटल पर रखवाने की किसकी जिम्मेदारी है? राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है। इसके बाद लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के प्रतिवेदन को, और निम्नलिखित कूटों के आधार पर हमें सही उत्तर बता। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है लेकर, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं करता हूँ। लेकिन चूंकि आयोग ने माना है, 2012 में ये आया भी है, तो ये मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, एक तरीके से क्लियर नहीं कर रहा हूँ।
निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार, कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार इसके बारे में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का नहीं है? तो राष्ट्रपति का साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाना, राष्ट्रपति साधारण बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। वित्तीय बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। लोकसभा को भंग करना, तो लोकसभा को भंग करना ये भी उसका मतलब राष्ट्रपति का नहीं है, पूछ रहा है। तो संवैधानिक विशेषाधिकार भंग करने का काम तो करता ही है, भले ही मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी वो करता है, लेकिन वित्तीय बिल को वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, वित्तीय बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इसे देख लीजिए, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाली वित्तीय बिल, जो कि मनी बिल या धन विधेयक है, को अनुच्छेद 211 के तहत अन्य बिलों की तरफ पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित या पुनर्स्थापित किया जा सकता। इसमें आप इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में इसको मनी बिल कह रहा है, भले हिंदी में वित्तीय बिल कह दिया है, इसलिए यहां पर दिक्कत हो सकती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कौन करेगा भाई? तो बहुत ही आसान है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को। याद करिएगा, भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची, जब 6वीं अनुसूची आप पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीजों को आप बड़े ही आसानी से पढ़ेंगे, वहां पर इन चीजों को आप आसानी से पढ़ेंगे। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद में भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल, वो जो बोलते हैं वो बस मंत्रिमंडल के हिसाब से बोलते हैं। एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, एमपीपीसीएस 1998 में आया, मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग संविधान में हर जगह होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जबकि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक जगह बस है, अनुच्छेद 352 में। वो भी किया गया कब? 74वां संविधान संशोधन 1978 में। क्या कहा गया? कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लगाया जाएगा। मंत्रिमंडल जिसे इंग्लिश में हम कैबिनेट कहते हैं, इसके अलावा और कहीं मंत्रिमंडल की बात नहीं होती। मंत्रिपरिषद जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये मंत्रिपरिषद से बड़ी है, पद में ये बड़े होंगे। हो गया क्या कि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री भी आएंगे, राज्य मंत्री और उप मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार सभी आते हैं। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल, याद रखिएगा इसका आंसर। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो भाई हमने देखा केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो हमने देखा बिहार से थे। जीरादेई में जाएंगे, उनका आवास है बिहार में, एक जगह है, मैं गया भी हूं उनके घर। तो कहाँ के हैं? बिहार, जीरादेई। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 50 से 62 तक। तो दूसरा राष्ट्रपति कौन होगा? दूसरा राष्ट्रपति हैं 62 से 67 तक, राधाकृष्णन साहब हो जाएंगे। उसके बाद 67 से एक कार्यकाल आएगा, आई थिंक छोटा कार्यकाल है, ये होगा जाकिर हुसैन साहब का, कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर चौथे राष्ट्रपति के बारे में हमसे पूछा था, चौथे राष्ट्रपति के बारे में पूछा था। तो क्या है, क्लियर हो गया? चौथे राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी साहब। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन पहले, दूसरे, तीसरे थे। फखरुद्दीन अली अहमद इमरजेंसी के समय भारत के राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, लेकिन कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए। राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा भी कहते हैं। वीवी गिरी श्रमिक दल से संबंधित हैं, मतलब श्रमिकों से संबंधित हैं, आंदोलन से, लेबर आंदोलन से। राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति होने के साथ साथ ये क्या थे? राष्ट्रपति होने के साथ साथ ये बहुत बड़े फिलोसोफर और शिक्षक भी हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? दार्शनिक राजा कहते हैं। तो दोस्तों चलिए, यहाँ पर आई थिंक हमने यहाँ पर एक चैप्टर खत्म भी कर लिया है, या कुछ क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं। नहीं, कुछ क्वेश्चन बचे हैं। भारत की राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, किस व्यक्ति को निर्विरोध चुना गया है? तो नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया है। यूपीपीसीएस मेंस में एक बार ये प्रश्न पूछा था, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। निम्नलिखित में भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा? अभी तो आया था राधाकृष्णन। क्यों? क्योंकि वो फिलोसोफर थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा भी कहा जाता है।
भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा? देखिए वहां पर बताया था, आप सारी चीजें आ रही हैं। बीबी गिरी साहब ट्रेड यूनियन से जुड़े रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? कौन? जस्टिस हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह।